नमस्कार बच्चों, मैं परविंदर कौर गिल आपके साथ डीओ धमत्री चैनल के माध्यम से हम यहाँ कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। संक्रमण तत्व, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से गुण हैं? तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या, दूसरा है मिश्र धातु निर्माण, तीसरा है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, या फिर पूछ सकता है आयनन एंथैल्पी, धात्विक लक्षण और उत्प्रेरकी गुण। यानी संक्रमण तत्वों के सारे गुणों को जितने यहाँ वर्णन किया गया है आपको जरूर करना है। इन्हीं से प्रश्नों को घुमा के पूछा जाएगा। चलिए देखिए इनका उत्तर किस प्रकार लिखना है। तो चलिए देखें इनका आंसर क्या होगा। तो पहला था परमाणुिक या आयनिक आकार। तो देखें संक्रमण तत्वों की जब भी हम बात करते हैं वहां हम आवर्त सारणी में देखें तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ उपस्थित हैं। ये आपके एस ब्लॉक के हैं, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको मालूम है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जब आप पढ़ते हो तो ऊपर से नीचे इनका अध्ययन किया जाता है विभिन्न गुणों के बारे में। लेकिन जैसे ही हम संक्रमण तत्व की बात करते हैं इसे हम बाएं से दाएं ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें सभी गुणों की व्याख्या करनी है, व्याख्या करते हैं समय ध्यान रखना है कि हमें बाएं से दाएं चलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n-1 डी कक्षक में। आपको मालूम है डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव जो है वो नाभिकीय आवेश को उतना ज़्यादा संतुलित नहीं कर पाता। इसलिए जैसे ही हम बात करते हैं कि संक्रमण तत्वों में परमाणुिक आकार या आयनिक आकार किस प्रकार होगा, तो इनका आकार लगभग समान होता है। देखें संक्रमण श्रेणी में आयनिक त्रिज्या समान आवेश वाले, ध्यान रखेंगे। इनमें कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं, जैसे मैग्नीज की बात करें, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था धन 5 और धन 7 तक होती है। तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है समान आवेश वाले। संक्रमण तत्वों का सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो धन 3 है। तो ये जो नियम हम बता रहे हैं वो धन 3 के लिए ही बता रहे हैं। तो धन 3 का मान भी कम होता जाता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होगा, काफी कम होता है। परिरक्षण प्रभाव यानी नाभिक के आकर्षण से उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की रक्षा करना। तो डी कक्षक का ऐसा परिरक्षण नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉनों की उस आकर्षण से रक्षा कर सके। तो परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत आकर्षण बल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे इनका आकार छोटा हो जाता है। तो जब कभी भी संक्रमण धातुओं में परमाणुिक या आयनिक आकार की बात आती है या तुलना करने आएगा तो आपको ध्यान रखना है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आते हैं उतना ही ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव कमजोर होने के कारण उनका आकार क्या होगा, छोटा होते जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है इनमें मिश्र धातु निर्माण। कभी कभी ये मिश्र धातु भी होगा, तो दोनों एक ही है, मिश्र धातु या मिश्र धातु निर्माण। लेकिन संक्रमण तत्वों के बारे में अधिकतर ये मिश्र धातु के नाम से ही जाना जाता है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं स्पेशली इन लेंथेनाइट के केस में, लेंथेनाइट की जो धातुएं होती हैं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं, जिनके मुख्य अवयव क्या हो जाते हैं, सीजियम जो 45 से 50% होगा उसमें, La 25% होगा, Nb 5% होगा। इनका उपयोग कहाँ हो रहा है, तो इनका उपयोग जो ज्वलनशील या प्रकाश उत्पन्न करने वाले जितनी भी चिंगारी है इस प्रकार के लाइटर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आप ध्यान देते होंगे कि आपके घरों में गैस के पास भी हम एक लाइटर उपयोग करते हैं। तो उस लाइटर में जो मिश्र धातु उपयोग हो रही है वो इस प्रकार इनका मिश्रण होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए याद रखेंगे लेंथेनाइट का उपयोग मिश्र धातु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या।
ध्यान रखेंगे बच्चों, ये लेंथेनाइड और आपके संक्रमण तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आपने देखा होगा कि कॉपर जो है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने देखा आयरन +2 और +3 ऑक्सीकरण स्टेट शो करता है। यही सारे तत्व जो हैं आपके संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं और संक्रमण तत्वों का ये सामान्य गुण है कि इनमें एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो ये क्यों हो रहा है ये समझे। ये होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, NS1 to 2 और N-1 D1 to 10, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि इनके S और ये D कक्षक जो है इनकी ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलते हैं और आवश्यकता पड़ने पर d ऑर्बिटल से फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इन्हीं कारण से इनकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो आपको जरूर वहां मेंशन करना है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 to 10 और NS1 to 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता। दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है तो वहां के संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह वो व्यवहार करते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था और प्रदर्शित करते हैं। तो आपको कारण मालूम हो गया है। तो जब कभी भी ऐसा पूछा जाए कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था इतनी क्यों है, आप बता सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के केस में इनके सबसे बाहरी कोश और उससे एक अंदर का कोश दोनों की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप इसे अब लिख सकते हैं आसानी से। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनको भी हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था, मैग्नीज जो है ये अधिकतम ℓ7 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। कारण ये है कि इनके पास जो कक्षक होते हैं, अगर हम इनके डी कक्षक की बात करें तो इनके डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो पहले ये एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। आवश्यकता अनुसार ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये ℓ1 से ℓ7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये मैग्नीज के केस में है। और यही बात अगर हम जिंक की करें तो जिंक जो है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। इसका कारण क्या है? जिंक के केस में जो डी ऑर्बिटल है इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो NS2 N-1 D1 to 10 क्लियर है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये संयोजी कोश के बाहर निकलते हैं अर्थात ℓ2 ऑक्सीकरण अवस्था में, अब इनके पास ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि ये पूर्ण भरे हुए हैं। इसलिए जिंक जो है आपका परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 3 तत्व है, जिंक, मरकरी और कैडमियम। नोट कर लेंगे इन तीनों तत्वों को ट्रू ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते। कारण यह है कि इनका जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। दूसरा कारण है इनकी एक निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन्हीं बातों का आप वर्णन कर सकते हैं। आपका एक प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N1 1 to 10 डी ऑर्बिटल में तथा जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे आयरन से जब हम जिंक तक की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था घटते जाती है। कारण है क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होते जाती है। जैसे मैग्नीज में हमारे पास 5 है। मैग्नीज के बाद जैसे ही हम आयरन की बात करें, इनके बाद के तत्वों में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जा रहे हैं।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाएंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलते जाएगी। यहाँ देखिए आप 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, अब 2 हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित होते जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या इनकी घटती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयनन एंथैल्पी। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी तत्व के बाहरी संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है वही कहलाती है आयनन एंथैल्पी। जब हम संक्रमण तत्वों की बात करते हैं, हमने कहा है कि संक्रमण तत्व को आप बाएं से दाएं की ओर पढ़ेंगे। आपको मालूम है जब भी हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो वहाँ पे कोशों की संख्या वही रहती है। कोशों की संख्या वही रहने से नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण क्या होगा, बढ़ते जाता है। इन्हीं पॉइंट को हमें यहाँ बताना है कि जब भी हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में भी थोड़ी सी वृद्धि होती है। और ये वृद्धि क्योंकि हम बात कर रहे हैं संक्रमण तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन जो जब आते हैं उनका परिरक्षण कम होता है नाभिक से आकर्षण अधिक होने के कारण। तो इनमें ये जो एनर्जी का मान है बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता, लेकिन इनकी द्वितीयक और तृतीयक आयन एंथैल्पी अधिक होती है। आपको मालूम होगा किसी भी तत्व से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर वह द्वितीयक आयनन एंथैल्पी है और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर तृतीयक आयन एंथैल्पी है। तो हमेशा ही ध्यान रखेंगे आप कि द्वितीयक और तृतीयक एंथैल्पी अधिक होती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, धात्विक लक्षण। जैसे मैंने आपको बताया है संक्रमण धातुओं का उदाहरण है आयरन, कॉपर, निकेल, जिंक और भी ऐसी धातुएं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो केवल उदाहरण आप अगर याद रखते हैं तो आप इनके उदाहरण के बेसिस पे भी इनके गुणों के बारे में बता सकते हैं। तो ये सभी क्या है, धातुएं हैं। धातुओं के एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और संक्रमण धातुओं में क्या हो रहा है कि NS122 इलेक्ट्रॉन ये तो है ही, तो इन्हीं के कारण ये आसानी से या तो एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संक्रमण धातुओं में ये धात्विक गुण है कि आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ये धातुओं के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं। आयरन देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, ठोस होते हैं, तन्य होते हैं, यानी आप इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आघातवर्धनीय है, यानी जब इन पे आप थोड़ी सी चोट करेंगे तो ये फैलते हैं और एक चादर के रूप में परिवर्तित होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है और प्रत्येक धातुओं में अपनी एक धात्विक चमक होती है। बच्चों आपके यहाँ लोहे के बर्तन होंगे, तांबे के बर्तन होंगे, सोने के आभूषण होंगे, चांदी होगा, तो आप सभी में देखिए इनकी अपनी एक चमक है। कॉपर में आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ा रेडिश ब्राउन चमक है, गोल्ड में येलो है, चांदी में वाइट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि इनमें एक अलग धात्विक चमक होती है। क्योंकि ये धातु हैं तो ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होंगे और मिश्र धातु के निर्माण में ये काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें इनका उत्प्रेरकीय गुण। जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें हम बेरियम का उपयोग कर रहे हैं, स्टेनस का उपयोग कर रहे हैं, आयरन का उपयोग कर रहे हैं। तो उनका उपयोग हम क्यों करते हैं, उनका कारण समझें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये इनमें है कि इनके पास जो डी कक्षक होता है, ये डी कक्षक कैसा होता है, रिक्त होता है। रिक्त होने के कारण ये किसी भी अभिकर्मक को माध्यमिक यौगिक बनाने के लिए स्थान प्राप्त देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनके पास 5 डी कक्षक होते हैं। मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बस उपस्थित हैं
तो इनके पास ये जगह उपलब्ध है जिससे कोई भी यौगिक आए और यहाँ अभिक्रिया कर ले। तो द्विकक्षक रिक्त होने के कारण ये अच्छे उत्प्रेरक हैं। दूसरा, ये बहुत अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं जिससे उस स्थान पर अभिकारक की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वो जगह दे रहे हैं, अवशोषण हो रहा है। अवशोषण होने पर बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे अभिकारक होंगे और अभिकारकों में आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया फास्ट होगी। थर्ड, ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं जिससे वहाँ पे उपयुक्त ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है कि SO3 के निर्माण में हम प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।